हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इज गर्ल स्टोरीज़ में। तो आज की कहानी है चल नीति। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौओं की राजधानी था। हजारों कौए उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौओं का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौओं को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि किसी कौए को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौए मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौओं की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौओं, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाता है। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौओं से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौआ बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह तो शर्तें रखे हमें स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटने रहने का क्या तुक है। बहुत से कौओं ने कां करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौआ चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौआ बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौए ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौओं में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिर जीवी नामक कौआ था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा, महाशय आप चुप है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिर जीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए, स्थिर जीवी राजा ने कहा। स्थिर जीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका, ये आप क्या कह रहे हैं स्थिर जीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्रवाई देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। उसके बाद आप सारे कौओं को लेकर ऋषमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सम्मान जुटाऊंगा, घर का बेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिर जीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मलवाने पे तुला है। मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कई कोए एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिर जीवी को जोरदार छापड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिर जीवी को कौआ समाज से निकाल रहा हूँ। आपसे कोई कौआ इस नीच से बंद नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौओं में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौओं पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उन्होंने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहां एक भी कौआ नहीं मिला। मिलता भी कैसे। योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौओं को लेकर ऋषमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली आकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कोई हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार सारे उल्लू हु हु की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिर जीव कौआ यह सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने कां की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौआ जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई। स्थिर जीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको एक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौओं की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शर्म में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सियाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कोए को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौओं के बारे में भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। उधर उल्लू स्थिर जीवी कोए को अपने साथ ले गए। वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिर जीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ, उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
चिरंजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहाँ बैठकर आपके गुण गाते रहने ही की मेरी इच्छा है। इस प्रकार चिरंजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज शत्रु पर विश्वास मत करो, उसे अपने घर में स्थान देना आत्महत्या करने समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो, चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए यह कहता हुआ विनाशकाले विपरीत बुद्धि कुछ दिनों बाद चिरंजीवी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियां आने वाली हैं, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन सारे उल्लू सो रहे थे तो चिरंजीवी वहां से उड़कर सीधे ऋष्यमुख घर पहुंचा, जहां मेघवर्ण और कौओं सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। चिरंजीवी ने कहा, अब आप एक निकट के जंगल में जहाँ आग लगी है, एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौओं की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़कर चिरंजीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुंचा। चिरंजीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर ने चिरंजीवी को कौआ रत्न की उपाधि दी। सीख, शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।